स्टेट क्या होती है और स्टेट प्लानिंग क्या होती है, तो आप कैसे समझाएंगे? कानूनी झगड़ों की जड़ ये है, जिसकी संपत्ति थी उसने बात नहीं करी जीते जी। जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है। जो कुछ आपके पास आपकी डेथ वाले दिन होगा वो भी आपकी एस्टेट है। आपकी सबसे प्रेशियस संपत्ति क्या है? बच्चे मेरे। आपने उनको अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। ट्रस्ट सर कितने तरीके के होते हैं? 50 के आसपास तो मुझे पता है। लीजिए, 50 तरीके के तो केवल ट्रस्ट होते हैं। विल चैलेंजेबल है, कैसी भी विल बना दूं मैं, वो चैलेंज हो सकती है। ट्रस्ट चैलेंज नहीं हो सकता। क्या आपको पता है नॉमिनी जो है असल में ओनर नहीं होता पैसों का? मुनव्वर साहब का एक शेर याद आ गया कि किसी के हिस्से में घर, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या आपको पता है ओबराय ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप, फिनोलेक्स केबल, इन तमाम कंपनियों में दरअसल क्या कॉमन है? आपको लगेगा सारे बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनियों के बड़े बिजनेसेस हैं, फैमिली लेगेसी है, बड़ी कंपनियां हैं। थोड़ा सा आगे जाइए और फिर आपको पता चलेगा कि ये तमाम ग्रुप्स दरअसल कानूनी झगड़ों में, कोर्ट्स में, बोर्डरूम बैटल्स में और सालों चलने वाले मुकदमों में भी दरअसल कॉमन है। जी हाँ, हीरानंदानी ग्रुप की बात करें तो बाप बेटी आमने सामने हैं। कल्याणी ग्रुप में देखें तो वहाँ पर बोर्डरूम बैटल चल रही है। फिनोलेक्स केबल को देखें तो वहाँ पर भाइयों के बीच ये झगड़ा है कि कंपनी किसको मिलेगी। और रेमंड्स का केस तो बड़ा अलग ही है। आपने देखा कि सिंघानिया ग्रुप में तो बाप बेटों में ये झगड़ा है कि 2 विल्स हैं, कौन सी विल ठीक है। ये सब हुआ क्यों? क्या इससे बचा जा सकता था? जी बिल्कुल बचा जा सकता था, अगर आप अपनी स्टेट प्लानिंग को अच्छा करते हैं। अब आप कहेंगे ये स्टेट प्लानिंग क्या है? स्टेट प्लानिंग जब इतने बड़े बड़े रईस लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते थे, और ऐसा करके वो इतने तमाम झगड़ों से बच सकते थे। जी हाँ, और आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी उलझन को, इसी बात को समझने के लिए बैठे हैं और समझाने के लिए बैठे हैं नेक्स्ट जेन स्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर दीपक जैन जी। सर बहुत स्वागत है आपका। दीपक सर, शुरुआत करें। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा, स्टेट प्लानिंग का शब्द जब भी आता है ना तो बड़ा डर सा लगता है कि क्या है, बड़ी उलझन है। हम बात शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। अगर 10 साल के बच्चे को आपको ये समझाना है ना कि स्टेट प्लानिंग क्या होती है, स्टेट क्या होती है और स्टेट प्लानिंग क्या होती है, तो आप कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहले समझते हैं एस्टेट क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जब मैं एस्टेट की बात करता हूँ, स्टेट प्लानिंग की, सोचते हैं कोई रियल एस्टेट प्लानिंग के बारे में कुछ बोलने वाले हैं। डेफिनेशन कहती है जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है। जो कुछ आपके पास आपकी डेथ वाले दिन होगा वो भी आपकी एस्टेट है, और जो डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर दूं और मैं कहूँ इस पे अपने सारे लिस्ट ऑफ एसेट्स लिख दो, अपनी संपत्ति की लिस्ट बना दो, क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना पाएंगे? हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जिनको एक्चुअल में पता होगा कि उन पे आज क्या क्या है? क्योंकि मैं ये काम पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये पता हो कि उसके पास क्या क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे अगर आप पूछें तो कोई भी बता देगा, हाँ उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और इसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी। एक आदमी था बिजनेस में, उसने अपना बिजनेस अपनी विल से अपने बड़े लड़के को दे दिया, और क्योंकि उसने कुछ नहीं किया इस कारण उसकी डेथ के बाद उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया। अब क्या होगा? या तो दोनों भाई लड़ना चालू करेंगे या बिज़नेस बड़े से छोटे में जाना शुरू कर देगा। पर क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूँगा, क्या आप अपनी विल में लिखेंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर इसको दे दो, मेरी ईमेल आईडी इसको दे दो? क्या आपका मोबाइल फ़ोन नंबर एक एसेट, एक संपत्ति है या नहीं? आज के ज़माने में शायद सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप सैलरीड भी हो, बिजनेसमैन की तो है ही क्योंकि उस पर बिजनेस आता है, अगर आप सैलरीड भी हो तो आपके ओटीपी कहाँ आते हैं? मोबाइल पर आते हैं। बिल्कुल। तो वो आपकी संपत्ति का रास्ता तो है ना। बिल्कुल। पर बहुत सारे लोगों के उसमें ये होगा ही नहीं लिस्ट में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आज की डेट में आपके पास क्या क्या है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले ही जवाब में दीपक जी ने कम से कम मेरा नज़रिया, मेरा दृष्टिकोण तो बदल दिया कि वाकई यार वसीयत में मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी तक लिखना ज़रूरी है। बहुत छोटी सी गलती भी आपको दरअसल बड़े मुश्किल में फंसा सकती है, या कहिए फंसाए ना तो आप जिनको अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, जो आपके दरअसल वैलेंटाइन हैं, वैलेंटाइन वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मौसम चल रहा है, तो जो वाकई आपके प्रिय हैं, क्या आपके जाने के बाद भी आपके प्रिय का ख्याल आपकी संपत्ति रख पाएगी? हम बात करेंगे आज पूरी डिटेल में इस पॉडकास्ट में। पहले जिन झगड़ों का मैंने आपसे जिक्र किया उनको अगर मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो क्या क्या थे। ओबराय फैमिली का झगड़ा ये था कि पीआरएस ओबराय की 2 अलग अलग वसीयतें सामने आईं और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। कल्याणी ग्रुप का विवाद ये था कि बाबा कल्याणी और उनकी बहन के बीच शेयर होल्डिंग और बिजनेस कंट्रोल को लेकर झगड़ा हुआ। गौर से सुनिएगा। हीरानंदानी ग्रुप में प्रिया हीरानंदानी ने अपने पिता और भाई पर केस कर दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा। फिनोलेक्स केबल में क्या हुआ कि संस्थापक जो थे पीपी छावड़िया जी, उनके निधन के बाद उनके बेटों के बीच कंपनी पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई। लिस्ट बहुत लंबी है। आपको ध्यान होगा कि इस समय देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्री की जो पहली वाली पीढ़ी थी, धीरूभाई अंबानी जब अपने बेटों पर संपत्ति बंट रही थी, जब धीरूभाई अंबानी की उनके बेटों पर, तब भी मामला कोर्ट कचहरी और फिर फाइनली मंदिर में जाके तक सिमटा था। बात यही है कि आज हम अपने इसी पॉडकास्ट में ये समझेंगे कि क्या वो गलतियां इन बड़े बिजनेसमैन ने की, क्या कमी इनके पास दरअसल ऐसी रह गई थी कि हज़ारों करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद भी ये अपने बच्चों के बीच सही से बंटवारा नहीं कर पाए। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि स्टेट प्लानिंग आखिर क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात ये कि एस्टेट प्लानिंग वो तरीका है जिससे आप इंश्योर करते हो कि आपके बाद आपकी संपत्ति जिसको आप चाहें उसी को मिले, उतनी ही मिले, उसी तरह मिले और उसी समय मिले। इसमें आपकी इच्छा सर्वोपरि है। अब आपने पूछा क्या ये सबको ज़रूरी है, क्या ये मासेस के लिए है या ये क्लासेस के लिए है? इतने बड़े बड़े परिवार के लोग सोचते हैं कि भाई ये इन लोगों के लिए, हमारे पे रखा ही क्या है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जनरली जब मैं लोगों से बात करता हूँ स्टेट प्लानिंग के बारे में, तो मैं आपसे भी वही क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताइए इसका आंसर आपके लिए हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं? बिल्कुल सर। उतनी ही मिले जितनी देना चाहते हैं? बिल्कुल। उसी तरह मिले जिस तरह से आप देना चाहते हैं? बिल्कुल। और उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहते हैं? चारों का जवाब हाँ है। क्या आप चाहते हैं जब तक आप जीवित हैं आपकी संपत्ति पर आपका पूरा कंट्रोल और अधिकार रहे? इसमें डिविएशन हो सकता है, रहे भी, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये जो कंट्रोल है आपका आपकी संपत्ति पे, यही आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी है। और जो लोग ये कंट्रोल अपने जीते जी छोड़ देते हैं वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अब तीसरा क्वेश्चन, क्या आप चाहते हैं कि अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाएं तब भी अपने परिवार और अपना आर्थिक रूप से ध्यान रख पाएं? बिल्कुल। और आखिरी क्वेश्चन ये है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए? बिल्कुल, डबल तो टिक। अब बताइए इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ करे आपने या ना करे? सारे के हाँ। अगर मैं ये आपके किसी भी दर्शक से पूछूं ये क्वेश्चन, वो क्या बोलेंगे? हाँ। सब हाँ के। और अगर इन क्वेश्चंस के आंसर हाँ हैं तो एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग वो तरीका जिनसे इन क्वेश्चंस के हाँ आंसर हाँ होने वाले। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी संपत्ति अपने जीते जी अपने पास उसका कंट्रोल रखना चाहते हैं और जाने के बाद चाहते हैं अगर आपकी संपत्ति जिसे आप देना चाहते हैं, जब देना चाहते हैं और जैसे देना चाहते हैं उसको वैसे तब मिले, तो आपको स्टेट प्लानिंग करनी होगी, और वो भी बिना लड़ाई झगड़े के। ये एक कैविएट है। एक सर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कही कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके पास दरअसल कितनी संपत्ति है। आपने ईमेल एड्रेस का और मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया, वो भी एक एसेट है। बिल्कुल। कैसे सर
बांटा जाए, कैसे वर्गीकरण किया जाए? जैसे अगर मैं चाहूँ कि आप मुझे एक कोरा पेपर दें, या मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि वो एक कोरा पेपर लेकर बैठें अभी पॉडकास्ट के समय और अपनी संपत्तियाँ लिखना शुरू करें। तो आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला है फिजिकल एसेट्स, है ना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, राइट, वो हो गई फिजिकल एसेट्स। तो उसकी पूरी लिस्ट बनाए आप पे फिजिकल एसेट्स क्या क्या हैं। फिर फिनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पीपीएफ अकाउंट, वो सब लिस्ट। थर्ड है डिजिटल एसेट्स, है ना, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, क्लाइंट डाटा, राइट, और कुछ एग्जॉटिक वाले भी हैं, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब संपत्ति है। Yes. टाइम शेयर्स, ये सब संपत्ति है। और आखिर में आते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिनको आप छू नहीं सकते, आपके लोगो, राइट, आपके ट्रेडमार्क्स, आपके आईपीआर्स, आपकी रॉयल्टी, ये सब भी एसेट्स हैं। और इनकी फिर लिस्ट बनाएं कि मेरे पे क्या क्या चीज़ें। तो फिजिकल, फिनेंशियल, डिजिटल और इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल, 4 तरीके के एसेट्स हैं, इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आप ये जवाब दे रहे थे, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई सर। डिजिटल में तो फिर हमारे ये सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी आएंगे आजकल, तो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, लिंक्डइन अकाउंट, ट्विटर हैंडल, राइट, ये सब एसेट्स हैं। और ये आप बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मेरे बाद ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा भाई? आपने पूरी ज़िंदगी लगाई उस एसेट को बनाने में, आप अपनी मर्जी से देके जाओ जिसको देना चाहते हो। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी अपनी वसीयत में लिख सकते हैं कि मुझे किसे देकर जाने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। तो चलिए, स्टेट प्लानिंग क्या होती है और आपकी क्या क्या संपत्ति हैं, ये आपने समझ लिया। हम दूसरे सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में हम दरअसल ये समझेंगे कि स्टेट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है। तो सर, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई किसी ब्रेड अर्नर को, जो परिवार का मुखिया है, या एक कह लीजिए जिसके पास संपत्ति है, वो मुखिया हो या ना हो, अगर उसे कुछ हो जाता है तो स्वाभाविक नहीं है कि उसके बाद उसके परिवार को ही वो चीज़ें मिलेंगी? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने स्टेट प्लानिंग नहीं करी, विल नहीं बनाई, हाँ। तो भी तो बटेगी। चलिए, तो अब ये कैसे बटेगी और किसको मिलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब सक्सेशन लॉ अप्लाई होगा, और इंडिया में सक्सेशन लॉ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिलीजन क्या है। अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। मुस्लिम है तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी। क्रिश्चियन है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। और बाई चांस आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के हिसाब से बटेगी ही नहीं, ये पोर्चुगीज़ फैमिली एक्ट के हिसाब से बटेगी, जिसको हमने गोवन सिविल कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्ट है, इसको आपकी फैमिली की सिचुएशन नहीं पता। सपोज एक हिंदू हूँ मैं हिंदू मेल हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे लीगल हेयर कौन है? मेरी मदर सबसे पहले नंबर पे, मेरी वाइफ, मेरे सारे बच्चे, और किसी बच्चे की डेथ हो गई हो जिसके बच्चे अभी ज़िंदा हैं या वाइफ ज़िंदा है तो वो बच्चा भी। तो सपोज मेरी मदर हैं, वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, राइट, तो ये 4 हिस्से में बराबर बट जाएगी। अब यहाँ तक कुछ भी लोग कहेंगे जी 4 में बट जाएगी, मुझे क्या दिक्कत है, पर क्या ये लॉ ये बताएगा किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा? नहीं। आपका एक फ्लैट है, उसमें 1/4 के शेयर होल्डर ये चारों बन गए, कौन सा 1/4? अगर आपकी लैंड है 1/4 ईच, सब कहेंगे मुझे सड़क के पास वाला चाहिए, पीछे वाला कौन लेगा? तो ये कहना आसान है कि एज पर लॉ, पर लॉ को तो आपकी यूनिक सिचुएशन नहीं पता। कितने सारे एसेट्स इनडिविजिबल हैं, राइट, उनको डिवाइड ही नहीं कराया जा सकता प्रॉपरली, राइट। तो इसका मतलब हुआ आपका एक बेटा एक घर में रह रहा है या आपकी वाइफ एक घर में रह रही है, आपने उसको 1/4 4 जनों को शेयर दिया, उन लोगों ने फोर्स किया कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो, उस बेचारी को वो बेच के बांटना पड़ा, वो घर से बेघर हो गई। क्यों? क्योंकि आपने विल नहीं बनाई थी। तो ये कहना बहुत आसान है कि लॉ के हिसाब से हो जाएगा, कुछ नहीं होता, पर लॉ के हिसाब से जो होगा क्या वो आपको मंजूर है? बिल्कुल। मुनव्वर साहब का एक शेर याद आ गया कि किसी के हिस्से में घर, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो वो स्थिति हो जाती है कि किसको क्या मिलेगा ये पता ही नहीं है। अब सर, यहीं से मैं अपनी अगली बात शुरू करूं कि आपने ये कहा ना कि ठीक है 1/4 के हिसाब से मिल जाएगा, और जिस कानून में आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, जिस कानून के दायरे में आप आएंगे वो कानून के हिसाब से बट जाएगी। क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से, यही वजह है कि कानूनी झगड़े या इस तरीके की चीज़ें को बल मिलता है? क्योंकि जो आपका कहना है कि एक फ्लैट है, 4 हिस्से होंगे, तो
ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बेडरूम तुम ले लो, किचन तुम ले लो, लॉबी तुम ले लो। तो कानूनी झगड़ों की जो जड़ है दरअसल वो यही है। कानूनी झगड़ों की जड़ ये है, जिसकी संपत्ति थी उसने बात नहीं करी जीते जी, उसने अपनी फैमिली को साथ नहीं बिठाया और कहा कि मेरी ये इनहेरिटेंस प्लानिंग का प्लान है, मैं अपनी विरासत ऐसे डिवाइड करना चाहता हूँ। किसी को कोई सजेशन हो, मैं कभी भी नहीं कहता ऑब्जेक्शन हो, मत पूछो, किसी का कोई सजेशन हो तो मुझे दो, मैं उस हिसाब से करने को कोशिश करूँगा। अगर आप वो एक फैमिली मीटिंग कर लो जीते जी, राइट, और इस फैमिली मीटिंग में किसको बुलाओ, खाली अपने बच्चों को मत बुलाना, बच्चों के स्पाउसेस को बुलाना अनिवार्य है। ऐसा कोई समझौता जो उनके बिना हो गया वो समझौता टिकेगा ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है, आपको एक फैमिली मीटिंग बुलाकर एक एग्रीमेंट क्रिएट करना है फैमिली में कि मेरी डेथ के बाद मेरी संपत्ति ऐसे बटेगी, हम सब इसके लिए तैयार हैं। और इस एग्रीमेंट को कराने के लिए बेस्ट पर्सन वो है जिसकी संपत्ति, और जब वो उसके मुंह से निकलती है ना बात, उसकी वैल्यू होती है, राइट। आज भी आप कहिए हिंदुस्तान का समाज कैसा भी हो गया हो, माँ बाप की इच्छा को लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं, बिल्कुल, राइट। पर वो जो इच्छा बाद में निकल के आती है उनके जाने के बाद, उनके तो लगता है किसी ने उनको बरगलाया है, किसी ने इन्फ्लुएंस करके कराया है, ज़बरदस्ती करके कराया है, वो गलत है। तो आप अपनी वेल्थ के ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट को क्रिएट करने के सबसे बड़े जरिया, और अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो आप क्या छोड़ के जाते हो, झगड़ा। और उस झगड़े का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप अपने बच्चों के आपस के रिश्ते खराब करके जाते हैं। संपत्ति तो है ही, सबसे बड़ा नुकसान है रिश्ते। आजकल बच्चे ही कितने होते हैं, भाई बहन होंगे, दो बच्चे होंगे, 3 होंगे मैक्सिमम, उनमें आपस में लड़ाई करा गए, तो आपका बच्चा तो आपने अकेला कर गए। किसके कारण? अगर आपके बच्चे लड़ रहे हैं आपके बाद आपकी संपत्ति की, तो इसका उत्तरदायी कौन है, बच्चे या आप ही हुए एक तरह आप ही हैं, बच्चे नहीं हैं। क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आपको जीते जी करना था, क्योंकि आप सेल्फिश हो गए। आपने कहा मैं जीते जी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूं, जो कल होना है वो आज क्यों करूं, मैं विलेन क्यों बनूं। मैं हमेशा माँ बाप से कहता हूं, बचपन से कितनी बार विलेन बने हो, एक बार और बन जाओ। बिल्कुल। तो सर, अगर कोई माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे, अगर वो ये चाहता है कि बच्चे लड़ें नहीं, बच्चों की को जो मिलना चाहिए वो मिले, तो आपको लगता है कि इसका एक सही सॉल्यूशन जो है वो दरअसल एस्टेट प्लानिंग है? हाँ, सॉल्यूशन एस्टेट प्लानिंग है। अब एस्टेट प्लानिंग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एस्टेट प्लानिंग मतलब एक विल बना दो, एस्टेट प्लानिंग ख़त्म। असल में एस्टेट प्लानिंग शुरू विल से होती है, पर बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो अनिवार्य हैं, जो हर व्यक्ति को ज़रूर बनाने चाहिए, राइट। तो एस्टेट प्लानिंग विल से लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट हम विल को एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं मानते एस्टेट प्लानिंग का, क्योंकि उसकी बहुत सारी कमियां हैं जिसको और कुछ रास्तों से हम दूर कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, राइट। तो विल बनानी ज़रूर चाहिए, राइट। और विल बनाते हुए भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि विल वन इज़ बेटर देन विल नन, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परफेक्ट विल बनाऊंगा, इस चक्कर में एक भी नहीं बनाते। अरे पहली विल बनाओ, कम से कम मैं कहता हूँ अगर आप दंपत्ति हो एक, तो एक दूसरे को तो दे के जाओ कि मेरे बाद सब कुछ इनका, इनके बाद सब कुछ मेरा। इतनी विल बनाने में तो कोई सोच नहीं लगती, जब बच्चों में डिवाइड करना है उसमें सोच लगती है। तो कम से कम ये पहला लेग पूरा करके एक विल बना दो कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी या पत्नी का उसका पति डिसाइड करेगा। हाँ, कम इतना तो करो, कम से कम अपनी जो पार्टनर है उसको तो सुरक्षित करो। वो नहीं करते सुरक्षित, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम परफेक्ट वाली विल बनाएंगे। मेरा शुभम जी 12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपनी परफेक्ट विल नहीं बना पाया आज तक। कोई और कैसे बना पाएगा? परफेक्ट नाम की चीज़ होती ही नहीं। पर पहली जो सीढ़ी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एक विल बनाई, विल हमेशा चेंजेबल होती है, आपने धीरे धीरे उसमें सुधार किया और चीज़ों को ऐड किया और नई विल रजिस्टर करा दी, तो धीरे धीरे आप उसको बेटर करिए। पर पहला कदम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक चीज़ का आपने और जिक्र किया था, आपने कहा था कि ठीक है, एक तो आपके जाने की स्थिति है, ठीक है, मृत्यु की स्थिति है, दूसरी स्थिति है कि अगर आप अक्षम हो गए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मान लीजिए कि कोई कोमा में चला गया, हम आसपास ऐसे केसेस देखते हैं अपनी रिश्तेदारी में या सुनते हैं ऐसे केसेस कि वो लंबे समय से कोमा में हैं। ऐसे समय में जब वो व्यक्ति कोमा में जाता है तो उसके बैंक अकाउंट का, उसके पैसों का, उसकी संपत्ति का क्या होता है?
तो अगर ऐसे में कोई आदमी असक्षम हो जाता है तो ये एक एडल्ट है, राइट, जो इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो कोर्ट के पास पावर है उसका गार्डियन अपॉइंट करने में, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटरशिप, राइट। पर इस स्थिति से बचा जा सकता था। अच्छा। अगर आप एक स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते असक्षम होने से पहले, तो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को एक स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी बनानी चाहिए, जिसमें वो किसी व्यक्ति को ये राइट देता है कि अगर मैं असक्षम हो गया तो तुम मेरी संपत्ति के साथ ये चीज़ें कर सकते हो और ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो सपोज मैंने ये पावर अटॉर्नी बनाई जिसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी, उसमें मैंने लिखा जी मेरी असक्षम होने की स्थिति में मेरी वाइफ मेरे बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर पाएगी, पर वो महीने का मैक्सिमम 1 लाख रुपए निकाल पाएगी, या और आसान कर देता हूँ 10 ग्राम गोल्ड के पैसा हर महीने निकाल पाएंगे। अब 10 ग्राम गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी हो जाएगा, तो मुझे आगे की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, राइट, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो तो ये हमेशा के लिए चलेगी। और 10 ग्राम से ऊपर जो भी पैसा है वो मेडिकल, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट मेरे अकाउंट से कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट मैंने नहीं लगाई, क्योंकि वो इमरजेंसी पैसा है और ठीक है। अब मैंने ये पावर दे दी उसको कि मेरे अकाउंट से ऑपरेट कर सकते हैं, मेरे म्यूचुअल फंड में से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, टोटल महीने में 1 लाख ही निकाल सकते। अब इससे क्या हो गया कि जैसे ही मैं असक्षम हुआ उसने ये पावर अटॉर्नी यूज़ करी और अकाउंट्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो मैं भी बच गया, मेरा परिवार भी बच गया। पर कितने लोग ये पावर अटॉर्नी बनाते हैं और सोचते हैं कि हमें बनानी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ डेथ से बड़ा रिस्क इनकैपेसिटेशन, क्योंकि डेथ होती है तो आपको परिवार को प्रॉब्लम होती है, अगर इनकैपेसिटेट हो गए तो दोनों को प्रॉब्लम है, आपको भी और आपके परिवार को भी। तो इसके जरूर आपको इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। सर, अगले चरण पर चलते हैं। अगला चरण जो है कि जो डॉक्यूमेंट्स की आपने बात की, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक वसीयत लिख दीजिए, अगर आपने अपनी वसीयत लिख दी, अपनी विल लिख दी, अपनी इच्छा लिख दी, तो ये काफ़ी है। क्या वाकई एक वसीयत लिख दें और उससे हो जाएगा? नहीं होगा। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब व्यक्तियों के होने चाहिए, राइट। पहला है वसीयत, राइट, विल कंपलसरी है, एवरी इंडियन शुड हैव अ विल, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि किस उम्र तक एक आम हिंदुस्तानी को विल बना देनी चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग कहेंगे 40, 45, 50, 55, 60। तो ऐसे लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा, और एक एक्टिविटी कराता हूँ जब हम किसी सेमिनार वगैरह में होते हैं। हम कहते हैं जी मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल करंट एज जिस पे आपको आपकी विल बना देनी चाहिए। तो मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए, एक पेज पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, DDMMYYYY फॉर्मेट में, लोग लिख देते हैं। अब मैं कहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ आपको विल कब बनानी चाहिए। अब इसके नीचे लिखिए अपनी डेट ऑफ डेथ, तो कोई नहीं लिख पाएगा। तो आपको विल कब बनानी चाहिए? डेथ से पहले। और डेट ऑफ डेथ आपको पता नहीं है तो विल कब बनानी चाहिए? आज। एक्चुअली आप लेट हो गए, आपको ये विल आज से कई साल पहले बना देनी चाहिए। और कब बनानी चाहिए थी? जिस दिन आप मेजर हुए थे और पहला एसेट क्रिएट किया था, वो सबसे अच्छा दिन था, पर वो दिन तो आपने मिस कर दिया। पर आप लकी हो कि आप अभी भी बना सकते हो। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो आज बना ही नहीं सकते विल, या तो वो इनकैपेसिटेट हो गए या दुनिया से चले गए। और इसकी सजा किसने भुगती? उनके बच्चों ने, उन लोगों ने जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जिसको आप वैलेंटाइन बोल रहे थे, उन्होंने तो, उन्हीं को मिली ना सजा। तो पहला डॉक्यूमेंट है विल, जो आपको जरूर जरूर बना देना चाहिए जैसे ही आपके पास एसेट आए, राइट। और ये हर व्यक्ति, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल पेरेंट हो, आप अकेले हो दुनिया में, तो भी विल बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा से तो बटनी चाहिए, बिल्कुल, राइट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बात करी, स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी, अगर आप इनकैपेसिटेटेड हो गए तो किसी के पास पावर होनी चाहिए कि वो आपके अकाउंट्स को ऑपरेट करके आपका, और अगर आपका परिवार है उसका ध्यान रख पाए। तीसरा डॉक्यूमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे माइनर हैं, नाबालिग बच्चे। अगर दोनों पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ को, मदर और फादर को, तो इन बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी? और इसके लिए क्या किया है? और बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कस्टडी तो ग्रैंडफादर को मिल जाएगी, ग्रैंड मदर को मिल जाएगी, नाना को मिल जाएगी, नानी को मिल जाएगी, है ना, मेरे भाई को मिल जाएगी, उनके भाई को मिल जाएगी, मेरी बहन को मिल जाएगी, उनकी बहन को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंडियन गार्डियनशिप और मेंटेनेंस एक्ट में 3 ही तरीके के गार्डियन लिखे गए हैं। पहला है नेचुरल गार्डियन,
और खाली पेरेंट्स ही एक बच्चे के नेचुरल गार्डियन होते हैं। पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे का कोई नेचुरल गार्डियन होता ही नहीं। पेरेंट्स की डेथ के बाद समाज गार्डियन बन जाता है बच्चों का। अच्छा। और समाज को रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब जज साहब तय करेंगे बच्चा कहाँ पे रहेगा और कस्टडी किसको मिलेगी। और इंडिया में जज प्रेफर करते हैं ऐसे बच्चों की कस्टडी संस्थाओं को देने की, इंडिविजुअल से ज़्यादा, क्योंकि संस्थाओं में प्रोसेस है, सिस्टम, जहाँ पे जज मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे की ठीक ठाक केयर, पालन पोषण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। घर के अंदर कैसे मॉनिटर करेंगे। और घर में ज़्यादातर क्या होता है, उस बच्चे को कुछ हो जाए तो इन्हीं घर वालों को फ़ायदा होने वाला है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो उनको डर लगता है। और ऐसी संस्थाओं को आप क्या कहेंगे जहाँ पे वो बच्चे रखे जाते हैं, इनके माता पिता ना हो। ट्रस्ट, अनाथालय। अनाथालय। तो क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों को किसी अनाथालय में डाल दिया जाए अगर आप दोनों को कुछ हो जाए? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो लॉ में प्रोविजन है तीसरे टाइप के गार्डियन का, जिसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन, मरणोपरांत अभिभावक। ये आप लीगली अपॉइंट कर सकते हो आज ही। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिससे ये अपॉइंट होता है, कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपने ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप बना दिया और उसमें लिख दिया कि हम दोनों की मृत्यु के बाद हमारे बच्चे का अभिभावक ये होगा, और अगर ये किसी कारण से असमर्थ रहा तो ये होगा, तो आप 2 नाम दे सकते हो। मान लीजिए कि अगर मैं और मेरी पत्नी नहीं है, तो मान लीजिए मेरे बच्चों की गार्जियन उसकी बुआ होगी या उसके चाचा होंगे, तो हम लिख सकते हैं। हाँ, नहीं, बुआ होगी, अगर बुआ ने मना करा तो चाचा होगा। तो चाचा होगा, ठीक है। आप ये एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं प्रॉपर, और वो डॉक्यूमेंट वैलिड है। अब जज की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि आपने अपना अधिकार यूज़ किया अपने बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करने। शुभम जी, आपकी सबसे प्रेशियस संपत्ति क्या है? बच्चे मेरे। आपने उनको अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। आप देखिए हम लोग कितनी अज्ञानता की जिंदगी जी रहे। जो सबसे प्यारी चीज़ है ना हमारी, हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। राइट। आप सोचिए कितने सारे लोगों ने ये गलती करी हुई है। राइट। मतलब बहुत बड़ी गलती है, और आपके दर्शकों में से शायद किसी एक को पता होगा ऐसा कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और ये शायद ये ना भी पता हो कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो मुझे लगता है शायद मुझे ही नहीं पता था इस पॉडकास्ट से पहले कि अगर माता पिता की डेथ हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक जज, ये तय करेगा कि आपके बच्चे अब किसके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बात है। और सीधी सी बात है, जैसा आपने बताया कि वो किसी एनजीओ, किसी अनाथालय, किसी ट्रस्ट के पास उस बच्चे को छोड़ेंगे, वो क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने का। ये बात मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ गार्जियनशिप, जिसको आपने बोला। अब चौथे डॉक्यूमेंट पे आते हैं। सपोज आप एक वेंटिलेटर, आई एम सॉरी कि मैं आपको ऐसी ऐसी स्थितियाँ बता रहा हूँ कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है। सपोज आप एक वेंटिलेटर पे 10 दिन से ऊपर, ब्रेन डेड है, 5% से कम चांस है आपके रिवाइव होने, पर डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली जिंदा रखते हैं। क्यों? पहला कारण है वो लीगली ऑब्लाइज्ड है, उन पे लीगल ऑब्लिगेशन है ना कि भाई आपको जिंदा रखना, नहीं तो उन पे मर्डर का केस लग जाएगा कि तुमने क्यों नहीं कोशिश करी। दूसरा, उनमें से कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि हमारा तो पैसा बन रहा है। इसमें रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप कितने पेन में हो। आपने किसी डेथ बेड पे पर्सन को देखा है? कहाँ कहाँ ट्यूब डालते हैं वो? राइट। देख के दर्द होता है, दूर से। आप सोचो जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है वो कितने दर्द में, और बेचारा बोल भी नहीं सकता, गले में भी ट्यूब डाली हुई है, वो बता भी नहीं सकता वो दर्द में। दूसरा रिस्क है आपकी संपत्ति धीरे धीरे किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को चली जाएगी। 3-4 लाख रुपए रोज का खर्चा है, 20 दिन आप जिंदे रह गए तो 80 लाख रुपए गए, बिक गया घर। राइट। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इज्जत की मृत्यु, हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और आप अपने इस अधिकार को इम्प्लीमेंट करा सकते हो अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना दो जिसको कहते हैं लिविंग विल, जिसमें आप वो स्थितियां बता सकते हो जिसमें आपसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। आप कहो 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, राइट, और 5% से कम चांस मेरा रिवाइव होने का है, तो वेंटिलेटर बंद कर दो, मुझको पेन किलर देते रहो, मुझको बिस्तर पर पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है ना, आई रिफ्यूज़ टू रॉट ऑन अ बेड। ये एक फंडामेंटल राइट है आज की डेट में। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बना दिया, अब डॉक्टर को बंद करनी पड़ेगी मशीन,
क्योंकि आपने अपना राइट इम्प्लीमेंट कर। आज की डेट में क्या होता है, एक बेटा सोचता है कि मेरे पिताजी को तकलीफ है, इनको मुक्ति दे दो, बाकी भाई कहते हैं तुझे पैसों की पड़ी है। कौन रिश्तेदार, समाज हाँ, ऐसा मेंटल अगर आपने ही डॉक्यूमेंट बनाया हो तो आप कितना आसान कर रहे हो उस बच्चे के लिए कि मैं नहीं कह रहा, ये तो पिताजी की इच्छा थी। आपने मॉरल राइट भी तो दे दिया ना उनको, क्योंकि आपकी इच्छा तो सर्वोपरि है, अब कोई नहीं बोलेगा। सर ऐसे केसेस तो मुझे याद है हमारे रिलेशन में, रिलेटिव्स में होते हैं कि भाई कई कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं, रिवाइव करने की स्थिति नहीं है, बट वही है कि डॉक्टर ये कहता है कि आप कहिए तो हाँ, हम कहे बताएं। कौन? और कहे कौन, क्योंकि बहुत सारा सामाजिक दबाव भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपने बताया एक लिविंग विल या एडवांस हेल्थ केयर पावर अटॉर्नी भी कहते हैं उसे, एडवांस हेल्थ केयर केयर पावर अटॉर्नी। तो टोटल आपने 4 डॉक्यूमेंट बताए। एक ये will, कंपलसरी है, ये कंपल्सरी, एक विल बना लीजिए, एक लेटर ऑफ गार्जियनशिप बना लीजिए, एक आपने बताया पावर ऑफ अटॉर्नी बना लीजिए, और चौथा लिविंग विल बना लीजिए। ये 4 डॉक्यूमेंट दीपक जी ने बताया जो आपको और खाली ये नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं, पर ये कंपलसरी, ये कंपल्सरी है। अच्छा सर, एक चीज़ और थी कि जैसे विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, बड़े भारी भरकम, बड़े गरिष्ठ से शब्द लगते हैं, मतलब सुपाच्य बनाइए इनको, ये कैसे ये मतलब समझे जाएं, कैसे अलग अलग होते हैं? नहीं, तो विल तो क्या है, मरणोपरांत, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ आपका इच्छा पत्र, आपकी संपत्ति कैसे डिवाइड होगी, उसको विल कहेंगे। जीते जी अगर आप इनकैपेसिटेटेड हो गए, तो जैसे आप असक्षम हो गए, तो उस स्थिति में कौन आपकी संपत्ति को ऑपरेट कर पाएगा, उसके लिए पावर अटॉर्नी कीजिए। आप स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल वगैरह हटा दो वर्ड, राइट। अब तीसरा, अगर आपके बच्चे अनाथ हो गए तो उनकी कस्टडी किसको मिलेगी, उसके लिए लेटर ऑफ गार्डियनशिप। बिल्कुल। चौथा है, अगर आप डेथ बेड पे हैं, राइट, मरने की स्थिति में है, और आपको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कराना किसी वजह से, तो लिविंग विल बनाइए। अब ये चारों डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो गए, राइट। अब आपने एक चीज़ पूछी, ट्रस्ट। जितनी विल की कमी है वो सारी ट्रस्ट में पूरी हो जाती है। जहाँ पर एस्टेट प्लानिंग एक आर्ट बन जाती है, वो ट्रस्ट है। जो कुछ आप सोच सकते हो अपनी संपत्ति को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी कमजोरियों को दूर करने को लेकर, वो सब मैं एक ट्रस्ट में अटेन कर सकता हूँ, जो विल में नहीं सोच सकते। विल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विल वन टाइम प्ले, एक बार इंप्लीमेंट हुई, फिनिश्ड। बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे जी मैं चाहता हूँ मेरे बाद मेरी संपत्ति मेरी वाइफ को जाए, और वाइफ के बाद बच्चों को इक्वली डिवाइड हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो वाइफ पे गई, आपकी विल अब ऑपरेट करनी बंद। अब वाइफ की विल है, पर वो कहेगा नहीं, अब वाइफ तो किसी एक बच्चे के साथ ज़्यादा रहेगी, या वो बच्चा कहेगा मेरे नाम कर दो, तो मेरे बाकी बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। ये सब मैं ट्रस्ट में कर सकता हूँ, है ना। मैं उस पैसे के यूज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि हमारे में बहुत पैसा है, हम चाहते हैं कि ये जो पैसा है ये बना रहे और इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती रहे आगे की जनरेशन में, कॉर्पस सेफ रहे, संपत्ति सेफ। ये विल में आप कर ही नहीं सकते, ये ट्रस्ट में ही कर पाओगे आप। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें ये रिस्क लगता है कि कल को हमारे बच्चों के क्रेडिटर्स जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए, या उनके स्पाउसेस जो उनसे सेपरेट होते हैं, वो एलिमनी में हमारी संपत्ति ना ले जाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विल में तो आप उसको मालिकाना अधिकार दे रहे हो, तो वो ले ही जाएंगे। बट ट्रस्ट में आप क्या कह रहे हो, संपत्ति ट्रस्ट की है, इनकम तेरी है, तो सारी संपत्ति बच जाएगी। तो कितनी, तो आप हर तरीके से देखो, ट्रस्ट जो है वो बेटर सॉल्यूशन है फॉर फ्यूचर देन अ विल, राइट। ट्रस्ट समझने के लिए हम शायद एक पूरा एपिसोड करें तो बिल्कुल। एक चीज़ मुझे जो समझ में आई, इन शॉर्ट अगर मैं अपने व्यूअर्स को समझा सकूं, कि अगर आपको केवल अगली पीढ़ी की चिंता करनी है, ठीक ठाक सब बट जाए, आपके बाद कोई झगड़ा झंझट कचहरी कोर्ट ना हो, तो आप विल कीजिए। और आप अगर पीढ़ियों तक चीज़ चलाना चाहते हैं और अगली पीढ़ियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप ट्रस्ट बनाइए। मैं इसमें बस एक बात ऐड करूँ, अगर आप चाहते हो कि बिना लड़ाई झगड़े के हो, तो ट्रस्ट, क्योंकि विल चैलेंजेबल है। कैसी भी विल बना दूं मैं, वो चैलेंज हो सकती है, ट्रस्ट चैलेंज नहीं हो सकती। चैलेंज। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ याद आई ऑन अ लाइटर नोट, जो ये कहते हैं ना कि उनके पास तो इतना पैसा 7 पीढ़ियाँ खा जाएंगी, शायद वो ट्रस्ट बनाने के लिए कहते हैं। हाँ, और वो 7 पीढ़ी नहीं चलता। मतलब आप समझे कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे ये कहावतें मशहूर हैं। मैं आपको इंग्लिश में वो कहावत सुनाता हूँ। वो कहता है पैडी फील्ड टू पैडी फील्ड इन 3 जनरेशंस। चाइनीज़ कहते हैं ये।
आयरिश कहते हैं पोटैटो फील्ड टू पोटैटो फील्ड इन 3 जनरेशंस। इंग्लिश कहते हैं शर्ट स्लीव्स टू शर्ट स्लीव्स इन 3 जनरेशन। होता क्या है, एक पीढ़ी संपत्ति क्रिएट करती है, दूसरी उसको कंज्यूम करती है, और तीसरी वहीं से शुरुआत करी जहाँ पहले नहीं करी। और ये ग्लोबल फिनोमिना है। और ऐसा क्यों होता है? वो कि आपने अपनी संपत्ति को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। आपकी संपत्ति एक ही चीज़ कर सकती है, वो ऐसे उत्तराधिकारी क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है जो आपकी संपत्ति का ध्यान रखें और अपनी क्रिएट करें। तो मेरी ग्रैंड मदर यूपी की एक विलेज थी, वो हमेशा मुझसे कहती थी, पूत सपूत तो क्यों संजोए और पूत कपूत तो क्यों संजोए। सही बात है। वो जो पूत को सपूत बनाना है ना, वो संपत्ति का काम है, और वो मैं ट्रस्ट से करा सकता हूँ। वो आप ट्रस्ट से करा सकते हैं। सर, एक गलत फहमी कह लीजिए, या एक कह लीजिए कि मिथ है या क्या है, अब तक तो आम फहम में यही बात है कि जैसे बैंक अकाउंट में मेरा नॉमिनी है, तो अगर मैं नहीं हूं तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तो नॉमिनी भी तो दरअसल एक तरीके से यही काम कर रहा है। ठीक है, आपने जो एसेट्स बताई वो तो नहीं है, मतलब इंस्टा के फॉलोअर किसे मिलेंगे ये तो नहीं पता होता है, लेकिन बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, जितनी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें तो हम नॉमिनी बनाते हैं, और इसीलिए बनाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मेरे बाद मेरे नॉमिनी को सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने सब अकाउंट्स में नॉमिनेशन कर रखा है, या मैंने जॉइंट अकाउंट खोल रखे हैं अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो मेरे पास वैसे भी उनका है, तो मुझे विल बनाने की ज़रूरत क्या है। तो क्या आपको पता है, नॉमिनी जो है असल में ओनर नहीं होता पैसों का। आप किसी को नॉमिनेशन कर कर ये राइट दे रहे हो कि वो पैसे बांट सकता है, रख नहीं सकता। तो सपोज एक भी 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है मेरे नाम पे, जिसमें मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया। मेरी डेथ के बाद बैंक ये 10 लाख रुपए नॉमिनी को दे देगा। अब बैंक फारिग, बैंक के ऊपर कोई रिस्क नहीं, पर मेरी वाइफ को ये पैसा बैंक ने रखने के लिए नहीं दिया है, लीगली किस लिए दिया है कि इसे बांट देना। और बांटने के लिए के टाइम उन पे 2 ऑप्शन है। अगर मेरी विल बनी है तो विल में जिसके नाम ये एफडी लिखी है उसको दे दे, और विल नहीं बनी तो मेरे लीगल हेयर्स को दे दे। वो 4 जो लोग थे, 1/4 1/4 1/4, राइट। तो दोनों ही स्थिति में नॉमिनी ओनर नहीं है, राइट। दूसरा, बहुत सारे लोग आइदर सर्वाइवर के जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। सपोज ये बैंक एफडी मेरी और मेरी वाइफ के बीच में जॉइंट थी, जिसमें मैंने आइदर सर्वाइवर कर रखा था, राइट। अब मेरी डेथ हो गई, वाइफ सर्वाइवर बनी, तो आप कहेंगे जी सब कुछ अब तो वाइफ को मिल ही गया 10 लाख रुपए। नहीं, लॉ कहता है अगर एक एसेट जॉइंटली ओन्ड है तो वो इक्वली ओन्ड है। तो बैंक के हिसाब से इसमें 5 लाख रुपए मेरे हैं, 5 लाख मेरी वाइफ के हैं। मेरी डेथ के बाद वाइफ ऑपरेट तो 10 लाख कर रही है, पर ओन अभी भी 5 लाख कर रही है। 5 लाख कर रही है, और मेरा 5 लाख रुपया उसको मेरे लीगल हेयर्स में बांटना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आइदर और सर्वाइवर जो आप टिक करते हो वो मोड ऑफ ओनरशिप में टिक करते हो या मोड ऑफ ऑपरेशन में टिक करते हो। वो मोड ऑफ ऑपरेशन है, वो खाली ऑपरेशंस के लिए, ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप नहीं तो है। 2 चीज़ें जो आप सोचते हो जिसकी वजह से विल नहीं बनानी, वो क्या है, नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल गलत हैं। पर आप सोचिए, मैं एक विल बनाऊं जिसमें लिखूं कि जिन जिन अकाउंट्स में मेरी वाइफ नॉमिनी है वो मेरी डेथ के बाद ओनर बन जाएगी, जिन जिन अकाउंट में मेरी वाइफ जॉइंट होल्डर है वो ओनर बन जाएगी। तब वो अब कंट्रोल में दे रहा हूँ नॉमिनेशन या ओनर, उससे जॉइंट अकाउंट से। ओनरशिप किससे दे रहा हूँ, विल से। तो ऑलवेज बैक इट अप विद अ विल, बहुत जरूरी बात। तो इस तरह से सर, अगर आप सही समझें तो चाहे मुझे लगता है 50,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, या फिर वो 1000 करोड़ की कंपनी चलाने वाला हो जिसकी संपत्ति अकूट हो, आपको लगता है आप इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, और हमें भी माननी चाहिए कि विल तो फिर सबको बना ही लेनी चाहिए। जरूर बनानी चाहिए, जरूर बनानी चाहिए, पर खाली विल नहीं बनानी चाहिए। विल बना के ये नहीं सोचना चाहिए अब हो गया फिनिश्ड। विल तो पहला स्टेप है, शुरुआत है। ये 4 डॉक्यूमेंट बनाओ और किसी एक्सपर्ट से पूछो क्या मुझे ट्रस्ट की ज़रूरत है, क्या मेरी इच्छाएं या स्थिति ऐसी हैं जहां पर ट्रस्ट बेटर काम करेगी विल से। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट, हम लोग जिस तरीके से, हम लोगों के मन में ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। हम प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, या ना ज़्यादा ज्ञान है, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि ये नहीं है। पर मुझे लगता है कि हर इंडियन के पास एक ट्रस्ट होनी चाहिए। हर इंडियन के पास एक ट्रस्ट। सर, लेकिन आपने तो बता दिया कि ठीक है, विल होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए। सर, खर्चा भी तो होता होगा, कितना मुश्किल, कितना पैसे वाला काम है ये विल बनाना, या
जो ये बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं ये चारों, ये तो 40-50 हज़ार रुपये में बन जाएंगे सारे, राइट। ट्रस्ट 2-2.5 लाख रुपए में बनती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक आम मिडिल क्लास इंडियन की नेटवर्थ कितनी होगी जो दिल्ली में रहता है या किसी जगह रहता है? 4-5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होगी। अगर 2-2.5 लाख रुपए खर्च भी कर रहा है, कितना परसेंट हुआ उसकी टोटल वेल्थ का? और उससे उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो रही हैं। तो क्या ये खर्चा नहीं है, या खर्चा बिल्कुल कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल माइनर खर्चा है। इम्पोर्टेंस खर्चे की नहीं है, इम्पोर्टेंस सोच की, कि आपने ये डिसाइड किया कि हाँ मैं अपने बाद सब बढ़िया छोड़ के जाऊँ, है ना। मैं तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपकी आज डेथ हुई तो आप संपत्ति छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए या विपत्ति? बिल्कुल। तो दीपक जी का यही कहना है कि आप अगर दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपए और खर्च करके ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं, मान लीजिए वो घर आपका 1 करोड़ 1 लाख का हो गया। इस तरह आप सोच सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसे से ज़्यादा नीयत की ज़रूरत है। अगर आपकी नीयत है, अगर आपकी मंशा है, अगर आपकी विल है वाकई, तभी आप बिल और ये जो ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें हैं लिख पाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप अपने किसी सलाहकार से, वित्तीय सलाहकार से ये जानकारी ज़रूर लें कि ट्रस्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना, पर्सनल फाइनेंस की कर रहे हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में जो पहला वर्ड है वो पर्सनल है, और फाइनेंस भी ठीक उतना ही पर्सनल है जैसा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो तो जैसे जन्म पत्री, किसी भी की भी जन्म पत्री दूसरे से अलग ही होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, व्यक्ति की जो संपत्तियां हैं, जो आगे के गोल हैं, टारगेट हैं, सोच है, समझ है, वो भी सब अलग अलग होती है। सर, एक इमोशनल सा क्वेश्चन अभी एक जहन में आया, किसी का एक किस्सा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। विल में तो फिर हम ये भी कर सकते होंगे कि ठीक भी है, नहीं ये भी आप बताइएगा कि अगर हमको लगता है, किसी माँ को लगता है या पिता को लगता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 में से 1 बच्चा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, कि भाई ठीक है इसको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, ये उतना अच्छा नहीं कर पाया, एन नंबर ऑफ रीज़न, कोई किसी भी वजह से अच्छा नहीं कर पाया, तो आपको लगता है कि विल में वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई ठीक है 100 रुपये में से 50 रुपये इन तीनों में बट जाएं और एक 50 का हिस्सा पूरा इसको मिल जाए? नहीं, कर जरूर सकता है, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप कह रहे हो अनइक्वल डिवीजन है, आपका एक बच्चा कमज़ोर है, उसको आप ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं संपत्ति, और एक जो बाकी ठीक है आप उसे कम देना चाहते हैं। पर ऐसा कर कर आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? जिस बच्चे ने शायद जीवन में इतना प्रयास नहीं करा, डिसिप्लिन नहीं रहा, और इस वजह से असफल रह गया, उसको उस बात का इनाम मिल रहा है। और जो बच्चे पूरी लाइफ मेहनत करी, सब कुछ ठीक किया, लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, उनको सज़ा मिल रही है। आप फेयर हैं? नहीं सर, फेयर तो नहीं है, लेकिन ठीक है अगर, और आप अगर उनको दे भी जाएंगे, क्या गारंटी है वो बच्चा उस संपत्ति को रख पाएगा? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या बेटर है? नहीं, इक्वल डिवीज़न? अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको पूछता हूँ, इज़ इक्वल ऑलवेज फेयर? नहीं, इसीलिए मेरा सवाल था ना सर। सुनिए, तो आपके 2 बच्चे, दोनों की आदतें सेम नहीं है, फिनेंशियल पोजीशन सेम नहीं है, आपने दोनों पे खर्च सेम नहीं किया होगा, आप डेथ के बाद बराबर दे जाते हो। आपका एक बच्चा डॉक्टर बना, आपने उस पर 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए डॉक्टर बनाने में। दूसरा स्मार्ट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हार्डली 5 लाख रुपये खर्च हुए, डेथ के बाद दोनों को बराबर दे जाते हो। आर यू फेयर? तो सर जब आप अनइक्वल भी नहीं बांटने दे रहे हैं, इक्वल भी नहीं बांटने दे रहे हैं, यही एस्टेट प्लानिंग की प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को फेयर होना भी है और लगना भी चाहिए फेयर थे। तो वो कैसे हो सकता है? वो खाली कंसल्टेशन और टॉक से हो सकता है। आप परिवार को साथ बिठाओ, अपनी इच्छाएं बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, और कहो मैं इस वजह से ये करना चाह रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, अभी बोलो। दूसरी बात, मैं बहुत सारे परिवारों की इन मीटिंग्स में बैठता हूँ, 70% केसेस में झगड़ा पैसों का है ही नहीं। झगड़ा इस बात का है कि एक बच्चे को लगता है मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है। अगर पेरेंट्स उस बच्चे से कह देना जिसको कम दे रहे हैं कि मैं तुझसे इससे ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो वो बच्चा कहेगा दे दो, झगड़ा ही खत्म, दे दो। और मैं वो स्थिति नहीं देना चाहता अपनी ज़िंदगी में, देखना चाहता कि जब मुझे तेरे ज़्यादा देना पड़े। मैं चाहता हूँ तू बना रहे ऐसी। तो आपने क्या करा, झगड़ा अवॉइड कर दिया। पर प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से होती है? ओपन कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है। संवाद नहीं है, वही प्रॉब्लम है। आप छुपा के रखते हो,
आप कहते हो मुझे विलन नहीं बनना, छोड़ो यार, बाद में अपने आप देखेंगे, हम क्यों पड़े इस चक्कर में। अरे आप नहीं चक्कर में पड़ोगे तो कोर्ट पड़ेगा चक्कर में, और वो जो आपकी कचहरी संपत्ति है पड़ेगी। उसका एक बड़ा भाग संपत्ति वहाँ कोर्ट में चली जाएगी लड़ने में। और एक बार आप कचहरी चढ़े ना, वो हरिशंकर परसाई का मुझे एक व्यंग याद है, वो लिखते हैं कि आम आदमी जब कचहरी की सीढ़ी चढ़ता है तो उसकी पहला उसका जो काम होता है वो अपने वकील से अपनी रक्षा करना होता है। तो वो वाली स्थिति है। तो ये हमें समझना, बिल्कुल ठीक आपने बात बताई। तो सर आपको लगता है कि ट्रस्ट है, मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, ट्रस्ट पर आप मुझे थोड़ी सी और रोशनी डाल दीजिए इस पॉडकास्ट में, कि आपने कहा कि इस पर हम एक अलग से एपिसोड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट ट्रस्ट किसे बना लेना चाहिए, एक मोटी बात अगर हम कहें कि ठीक है, फिर हम इंडिविजुअल केस स्टडी बाद में देखें, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें, लेकिन फिर भी ट्रस्ट शुभम इन 4-5 लोगों को तो बना ही लेना चाहिए। अगर आपको कोई रिस्क दिखाई देता है अपनी वेल्थ पे, चाहे वो अपने सेपरेटिंग पार्टनर स्पाउसेस से या अपने बच्चों के सेपरेटिंग स्पाउसेस से या वुड बी स्पाउसेस से, तो ट्रस्ट बना लेना चाहिए। पहला, अगर आप चाहते हो कि मेरी संपत्ति जाने के बाद भी मेरे से किसी और व्यक्ति पे जाए, उसके बाद मेरे बाद मेरी वाइफ को, उसके बाद मेरे बच्चों पे, तो ट्रस्ट बनाना चाहिए, विल से नहीं होगा। तीसरा, अगर आपके बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ में हैं इंडिया के बाहर और आप इंडिया में हो, तो आपको ट्रस्ट से ही उनको देनी चाहिए, कभी भी डायरेक्ट उनके नाम नहीं करना चाहिए। उनके पास फेमा और बहुत सारे केसेस सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किल होगी, और वहाँ पे एस्टेट टैक्स, डेथ टैक्स नाम की चीज़ है, उसका भी एक प्रॉब्लम है, राइट। चौथा, अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संपत्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं फॉर जनरेशंस, तो ट्रस्ट ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं, राइट। आपने मफतलाल का नाम सुना होगा, तो मफतलाल हाउस जो है वो बॉम्बे में है, उस परिवार पे खाली वही एसेट बचा है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट में था। ट्रस्ट है, वो जनरेशन किराया खा रहा है, सब वो परिवार पली उस पे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट में चला गया। तो अगर आप ट्रस्ट बनाकर संपत्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं, राइट, तो उससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं। एक सर सवाल और था कि ट्रस्ट और विल को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, मैंने देखा है कि कई बार ना वसीयत पर भी बड़े झगड़े होते हैं। जैसे अब आप देखिए ना कि 2 वसीयत लेकर आपस में लड़ रहे हैं। वसीयत को चैलेंज करना इतना आसान है, एक खाली पेज पे मुझे आपके साइन ही तो चाहिए, क्योंकि वसीयत को रजिस्टर कराना, राइट, स्टैम्प पेपर पे बनाना, राइट, या टाइप करना कंपलसरी नहीं है। तो आपने एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाई, मेरे पे आपका एक कागज़ पड़ा था, साइन किया हुआ, या साइन किया हुआ भी नहीं भी था, मैंने एक प्लेन पेपर पे लिखा, वो पुरानी वाली वसीयत तो बिल्कुल गलत है, मैं उसको बदलता हूँ, अब इसकी जगह इसको देता हूँ, और मैंने कोर्ट में केस डाल दी। अब आप 10 साल तक लड़ रहे हो केस प्रूव करने के लिए कि भाई ये वाली सही है, वो वाली सही नहीं है। तो सर इस विल को किसी तरीके से प्रूफ ही किया, मतलब किसी तरीके से आखिर में शायद वो रजिस्टर्ड ही जीत जाए, पर आप वो 10 साल वेट कर सकते हो। मतलब कोर्ट में तो खिसट ही सकती है, आप कितनी भी मजबूत विल बना लीजिए, आप ये कह रहे हैं। तो फिर ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने से फायदा क्या? ना से बेटर है ना से बेटर। और दूसरी बात यह कि उस विल में अगर आप एक बार, जैसा आपने बताया, पूरे परिवार को बुलाकर बैठकर बातचीत करें, वो विल लिखें, संग में हो सके तो आप अपने वकील को या अपनी संस्था को बुला लें और उसके सामने वो विल लिख कर दे दें, राइट, तो मुझे लगता है कि फिर भी आप शायद वो लोग झगड़ा करें ही ना। हाँ, पर अगर कोई झगड़ा करना चाहे विल के ऊपर तो बहुत आसान, पर ट्रस्ट पे झगड़ा नहीं हो सकता। मैं हमेशा पूछता हूँ, आपकी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है जो इम्प्लीमेंट कर सकता है? आपसे बढ़िया तो कोई नहीं है ना। ट्रस्ट में आपने जीते जी अपनी विल इम्प्लीमेंट कर दी, अब झगड़ा ही नहीं है। सब कुछ जो होना था वो सब मेरे जिंदगी जीते जी हो गया, बिना मेरे कंट्रोल छोड़े। बिल्कुल। मतलब ये पॉडकास्ट सर इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि हमको और बार मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। ट्रस्ट सर कितने तरीके के होते हैं? 50 के आसपास तो मुझे पता है। लीजिए, 50 तरीके के तो केवल ट्रस्ट होते हैं। अब आप सोचिए कि 50 तरीके के ट्रस्ट अगर आपको समझने हैं, आपको बहुत सारी और एस्टेट प्लानिंग की बारीकियां जाननी समझनी है, तो आप अब रेगुलर इस शो को भी देख सकते हैं। तब क्या होगा, ये शो होगा, इसमें दीपक जी आएंगे और आपको हम अलग अलग हिस्सों पर आपको किसी एक चीज़ को उठाकर एस्टेट प्लानिंग पर हम चर्चा करेंगे, और साथ में हम कॉलर्स से भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में हम स्टेट प्लानिंग पे, अगर आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट मेरे साथ होंगे। आप आइए, अपनी बात कहिए और अपना सवाल पूछिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बट क्योंकि मेरा पॉडकास्ट ख़त्म करने का मन नहीं हो रहा है, एक कॉल टू एक्शन जैसी चीज़ बता दीजिए
ये 3 काम, अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है, इस पॉडकास्ट को जब वो खत्म करे उसके बाद वो 3 काम कोई कर ले। एक पेज पे लिखिए आपके पास क्या क्या है। पहली चीज़ अपनी संपत्ति लिख लीजिए। दूसरा लिखिए कि मैं अगर नहीं रहा तो मेरे बाद ये संपत्ति मैं इसको देना चाहता हूँ, और बाई चांस ये व्यक्ति नहीं रहा तो इसको देना चाहता हूँ। तो 2 ऑल्टरनेट दूसरा काम, ठीक है। तीसरा, अब डिसाइड करिए कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे जो आप चाहते हैं वो, विल से या ट्रस्ट से, और वो जो बाकी 3 डॉक्यूमेंट, और वो बाकी 3 डॉक्यूमेंट बना। तो सबसे पहले अपनी संपत्ति लिख लीजिए, किसे देना चाहते हैं, अपने वैलेंटाइंस लिख लीजिए, और उसके बाद कैसे देना चाहते हैं ये लिख लीजिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, संवाद कीजिए, परिवार को बुलाइए। आप ये डिस्कस करते हैं ना कि जून में कहाँ घूमने जाना है, आप ये डिस्कस करते हैं ना कि ये साड़ी ले रहे हैं मम्मी तो कैसी लग रही है, पापा कार कौन सी ले लूँ, पापा बाइक कौन सी ले लूँ। जब इतनी सारी बातें होती हैं तो एक बार ये भी खुलकर हो जाए कि भाई मेरी संपत्ति है, पिताजी बैठे हैं, बुलाएं बच्चों, मैं अपनी संपत्ति ऐसे बांटना चाहता हूँ, तुमको ये, तुमको ये, तुमको दे, कोई आपत्ति, कोई दी। नज़र की इतनी शर्म तो होगी कि बच्चे, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो या तो खुलकर बोल देंगे, और अगर कोई चीज़ तय कर दी पिताजी ने तो सिंपल सी बात है कि फिर वो नहीं डिगेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी मिलेंगे, लगातार शोज़ करेंगे, और स्टेट प्लानिंग की ये जो गुत्थी है इसको सुलझाएंगे। और एक मिशन है हमारा द बोनस के माध्यम से कि स्टेट प्लानिंग जो एक ऐसा अंधा कोना है जहाँ बहुत सारे लोग अभी नहीं जा पाते हैं, कानूनी वजहों से, झगड़ों से, या किसी वजह से डर लगता है उनको, इसकी पूरी बात को, इसकी पूरे जो जटिलताएं हैं इसको सुलझाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया द शुभ लाभ शो में जुड़ने के लिए। अगले पॉडकास्ट में फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।